ठीक है, आज के आपके करंट अफेयर्स 11 फरवरी 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है रेपो रेट के बारे में। बेसिकली आपके रेपो रेट होता क्या है और इसका ओवरऑल इकोनॉमी पे असर क्या पड़ता है और कोविड से इसका क्या लेना देना, वो सारी चीजों के बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, फ्रेश शीट पे यहाँ पे सारी थ्योरी लिखी हुई है, मैं आपको जनरल मैनर में समझाता हूँ, फिर थ्योरी भी समझनी अपने आप आसान हो जाती है। देखो, आपकी गवर्नमेंट की अपने आप में दो पॉलिसीज होती है। एक होती है आपकी फिस्कल पॉलिसी और एक होती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी आपकी दो टाइप की पॉलिसीज होती हैं। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी का अपने आप में मतलब होता है जो आपका बजट बनता होता है, जो सरकार हर साल बजट पेश करती है कि सरकार कितना, बजट में दो चीजें होती हैं कि सरकार कितना खर्चा करने वाली है, ठीक है, और कितना सरकार टैक्स लगाने वाली है, यानी कि सरकार की अर्निंग कितनी होने वाली है। दोनों चीजें इस बजट के अंदर होती है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी होता है आपकी जनरल मनी सप्लाई के ऊपर कंट्रोल, कितना पैसा लोगों के पास है और कितना पैसा, मतलब ओवरऑल आपकी इकोनॉमी में कितना पैसा घूम रहा है, चाहे लोगों के पास हो चाहे लोगों के सेविंग अकाउंट्स में हो, कितना पैसा घूम रहा है। ये सारी चीजें जो मैनेज करता है वो है आपका आरबीआई इंडिया के अंदर। और हर देश की मॉनेटरी पॉलिसी, जितनी भी इंडिपेंडेंट अच्छी इकोनॉमीज है, वहां पे हमेशा एक सेपरेट एक बैंक बनाया जाता है, एक सेपरेट एंटिटी बनाई जाती है जो ये काम करती है मॉनेटरी पॉलिसी चलाने की। क्योंकि होता क्या है कि देखो, अगर सरकार दोनों काम करने लगेगी ना, सरकार अपने इलेक्शन के बेनिफिट में चलते हुए बहुत सारे इकोनॉमी के ऐसे फैसले भी ले जाएगी जिससे लोग खुश हो जाएंगे पर इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, पर वही इसी कारण ये जो पॉलिसी होती है ये हमेशा सरकार से अलग रखी जाती है। ये एक अलग इंस्टीट्यूशन चलाता है जो अपने आप में ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट होता है। आपका आरबीआई एक्ट एग्जिस्ट करता है 1934 का, उसके चलते हुए आरबीआई के हर फंक्शन अपने अपने इंडिपेंडेंट है। ठीक है, क्लियर है? स्टैट्यूटरी बॉडी है एक आरबीआई, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा उसके बारे, एक एक्ट एग्जिस्ट करता है आरबीआई एक्ट 1934 का, उसके अंडर वो बनी हुई है। ठीक है, अब ये जो सारी की सारी चीजें हैं उसमें आज हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो है मॉनेटरी पॉलिसी। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी काम क्या करती है, मनी सप्लाई अल्टीमेटली काम क्या दिखाती है। अगर लोगों, देखो पूरी इकोनॉमी एक प्रिंसिपल पे काम करती है, डिमांड कितनी है मार्केट में और सप्लाई कितनी है। अगर लोगों के पास पैसा है, अगर लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है, वो डिमांड भी ज्यादा करेंगे चीजों की, मतलब खर्चा करेंगे ना, डिमांड का मतलब है अलग अलग जगहों पे खर्चा करेंगे। और अगर कहीं पे खर्चा हो रहा है और उतनी वहां पे सप्लाई नहीं आ रही है, तो अपने आप क्या होता है कि आपकी महंगाई होने लग जाती है, इन्फ्लेशन होने लग जाती है। ठीक है, इन्फ्लेशन की डेफिनेशन ये है कि जब एक्सेस मनी चेज कर रही है लिटिल गुड्स को, जब सामान कम है लोगों के पास पैसा ज्यादा है। एक क्लासिक एग्जांपल इन्फ्लेशन का, कि आप एक दुकानदार हो, ठीक है, आपकी दुकान है और आप कोका कोला बेचते हो, ये कोका कोला की एक बॉटल बची हुई है आपके पास। कोका कोला की आप जो बॉटल सेल करते थे ये 5 रुपए में सेल करते थे। ठीक है, आपके पास 3 लोग आते हैं, ए बी और सी, तीनों एक ही टाइम पे पहुंचे हैं, तीनों के पास 5 रुपए तो है ही है, इसके पास 5 है, इसके पास 6 है, उसके पास 7 है। आप दुकानदार हो और तीनों ऐसे हैं जिन्हें चाहिए ही चाहिए कोक। ठीक है, तो वो बहुत ही एक्साइटेड है कि हमें ये लेके जानी है। तो आप इन तीनों में से किससे दोगे और कितने की दोगे? किसे? सी को दोगे, और कितने की दोगे? 7 रुपए की दोगे। क्यों? देखो, अगर आप 5 की बेचने की तीनों को कोशिश करोगे, 5 रुपए तो तीनों के पास ही है, तीनों कहेंगे ये लो 5 रुपए मुझे दे दो, तो तुम्हें
है कि इतना तो सामान नहीं है, यही तो सप्लाई है पीछे। इस साइड पे ये सप्लाई थी आपकी, इस साइड पे आपकी ये डिमांड थी, ठीक है। तो जब सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो आप कहोगे नहीं नहीं ये चीज 5 में नहीं बिक सकती, 6 में बेचो, उससे एक एलिमिनेट हो गया। पर ये दोनों 6 दे सकते हैं, पर अभी भी सप्लाई उतनी नहीं है, फिर प्राइस दोबारा से बढ़ा दी जाएगी और अब चीज 7 रुपए की बिक रही है। महंगाई इसी तरीके से होता है कि प्राइजेस ना अपने आप को खुद एडजस्ट कर जाते हैं, डिपेंडिंग के पीछे से सप्लाई कितनी आ रही है और डिमांड कितनी है। अगर सप्लाई लेट्स सपोज अगर उल्टा हो, सप्लाई ज्यादा हो, खरीदने वाले कोई नहीं है, फिर कंपनीज क्या करती है, कंपनियों को सेल लगानी पड़ती है कि खरीद लो सामान को। वो जो सेल है वो इसी कारण लग रही है, ठीक है, यही चीज आ रही है। यहां तक कोई भी डाउट नहीं? तो ये चीज इस तरीके से काम करती है, ठीक है। तो ये महंगाई का जो काम है ना, महंगाई को कंट्रोल करने का, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम ही होता है आपका मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, कि किसी तरीके से महंगाई को कंट्रोल करना। देखो ऐसा नहीं है कि महंगाई हमेशा बुरी होती है। इन्फ्लेशन दो तरीके की हो सकती है, एक होती है लो इन्फ्लेशन जो कम इन्फ्लेशन है, और एक है हाई इन्फ्लेशन। लो इन्फ्लेशन आपकी इकोनॉमी के लिए जरूरी होती है, थोड़ी सी महंगाई अच्छी मानी जाती है, ठीक है। अगर आपकी महंगाई 4% के करीब में घूम रही है, इसे अच्छी महंगाई माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखो देखो अगर आपकी मार्केट में कहीं पे भी डिमांड नहीं होगी तो पीछे से कंपनियां बना कैसे पाएंगी? तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिमांड हमेशा ही चाहिए होती है, तभी तो कंपनियां और जॉब्स निकालेंगी और चीजें निकालेंगी। पर हद से ज्यादा महंगाई नहीं होनी चाहिए, यही ड्यूटी दी जाती है आपकी आरबीआई को। तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई आपकी दो हैबिट्स को कंट्रोल करता है। आप बैंक से लोन कितना लेते हो और आप बैंक के पास सेविंग कितनी करते हो, बैंक इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इन दोनों चीजों के ऊपर आपका इंटरेस्ट रेट लगते हैं। मतलब अगर आप बैंक्स के पास कोई भी सेविंग रखते हो, नॉर्मल सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हो, या लेट्स सपोज फिक्स्ड डिपॉजिट ही करवा दिया, वो तुम्हें एफडी के बदले परसेंटेज बताते हैं ना कि 1 साल एफडी करवाओगे इतना पैसा परसेंटेज में आएगा, वैसे ही तुम लोन लोगे तो इतने % पे लोन मिलेगा। हर चीज इंटरेस्ट रेट पे जुड़ी हुई है। आरबीआई क्या करता है, इसी इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करता है। एक जनरल चीज, अगर आप लोन भी लेने जाते हो, लेट्स सपोज सेविंग भी है, किसके इंटरेस्ट रेट ज्यादा होते हैं? लोन इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है सेविंग का? लोन का। तभी तो बैंक पैसा कमा पाएगा। बैंक्स का जो पूरा मॉडल होता है, बैंक काम ही कैसे करते हैं, बैंक आपसे सेविंग लेते हैं, आप जैसे लाखों कस्टमर से सेविंग लेते हैं, इसी पैसे को आगे लोन में दे देते हैं, ठीक है। मतलब एक सिंप्लीफाइड मॉडल में मैं बता रहा हूं कि ये काम करते हैं। अब ये जो लोन पे इंटरेस्ट रेट, लेट्स सपोज 15% इंटरेस्ट रेट चार्ज किया, तुम्हें प्रॉमिस किया था 7%, ये बीच का जो परसेंटेज का गैप है दोनों में, वो बैंक का अपना शेयर है। इस तरीके से बैंक पैसा कमाते हैं, ठीक है। अब ये जो सारी चीज है इसके अंदर अब देखो आरबीआई करता क्या है। आरबीआई बैंक्स का ये इंटरेस्ट रेट कैसे कंट्रोल करता है, आरबीआई ने हर 3 महीने बाद एक मीटिंग बुलाता है जिसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग बुलाता है हर 3 महीने बाद, और ये मिलके इकोनॉमी के हालात देखते हैं कि इस टाइम इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जो डिक्लाइन कर रही है, और उसके मुताबिक वो डिसाइड करते हैं रेपो रेट। ये रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट अल्टीमेटली डिसाइड करता है कि बैंक्स को कितने % पे लोन मिलेगा आरबीआई से। अगर वो देखो वो ये सिर्फ ये सेविंग से नहीं, आरबीआई से भी पैसा उठा के आगे लोन देते। अगर रेपो रेट में आरबीआई कहता है कि मैं आपको 7% में लोन दूंगा, बैंक्स को कहता है, तो बैंक्स जब आगे लोन देंगे वो 7% से कम तो नहीं देंगे, उन्हें भी तो बीच में कमाना है, तो वो कम से कम 10% पे देंगे। सेम रेपो रेट के साथ ही एक और चीज जुड़ी हुई है,
उसे कहते हैं आपका रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट बैंक्स क्या होता है, देखो बैंक्स के पास अगर सरप्लस पैसा पड़ा होता है ना, बैंक्स आरबीआई के पास वो पैसा जमा करवा के बैंक्स भी सेविंग रेट कमा सकते हैं। रेपो रेट कंट्रोल करता है आपके सेविंग को, कि बैंक्स को सेविंग पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो लोन और सेविंग ये दो चीज है। तो यहां पे हाँ जी, रेपो रेट में क्या होता है कि आपके निधि, आपका जो डाउट है कि रेपो रेट में आरबीआई से बैंक्स लोन लेंगे रुपये में, ठीक है आपके, ठीक है, रुपये में ही सारे लोन होते हैं इंडिया के अंदर, सारे लोन रुपये में ही है, तो वो सारे सारे रुपये में जाते हैं। रिवर्स रेपो क्या है कि अगर बैंक्स ने अपनी सेविंग अकाउंट खुलवाना है उनके पास, आरबीआई के पास, तो कितने परसेंट पे सेविंग रेट वो देंगे, तो एक मार्जिन बन जाता है ना दोनों चीजों का। अब इसे एज अ बटन मान के चलो, अब मैं इस तरीके से समझाता हूं कि लेट्स सपोज, इस ग्राफ से ज्यादा बेटर समझ आएगा। 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ठीक है, बस ये ग्राफ मान लेते हैं। लेट्स सपोज आरबीआई ने रेपो रेट फिक्स किया हुआ था, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में 4% का फर्क रखा हुआ है, ठीक है। ऊपर मैं रेपो रेट का मार्जिन बना रहा हूं ये वाला, और नीचे जो मार्जिन बना वो रिवर्स रेपो रेट का बना, यानी कि आरबीआई लोन दे रहा है 10% पे और सेविंग रेट दे रहा है 6% पे, ठीक है। तो अगर बैंक सेव करते हैं 6% पे और लोन दे रहा है तो 10% पे। अब आरबीआई को दिख रहा है कि आपकी इकोनॉमी में महंगाई हो रही है, इन्फ्लेशन हो रही है। देखो, जब भी आपकी इकोनॉमी में महंगाई होगी, सबसे बड़ा जो उसके अंदर असर पड़ेगा, आप जो चीज कंट्रोल करना चाहोगे वो है कि किस तरीके से लोगों की स्पेंडिंग कम की जाए, जो लोग खर्चा कर रहे हैं वो किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। खर्चा रोकने के लिए लोगों को सबसे पहले डिस्करेज करना जरूरी है कि लोग लोन लेना बंद करें, क्योंकि लोन का मतलब क्या होता है कि देखो, तुमने तो उधार उठा लिया, पर जो कंपनी होती है उससे तो पूरी पेमेंट हो जाती है, तो वो जो चीज है, इकोनॉमी में एक्स्ट्रा पैसा चला गया ना, तो वो डिस्करेज करना है कि इकोनॉमी के अंदर पहली बात तो और नया पैसा ना जाए, दूसरा जो पैसा ऑलरेडी मार्केट में घूम रहा है उस पैसे को किस तरीके से निकाल सके। तो लोन होगा तो नया पैसा और ऐड हो जाएगा, तो लोन एक तो उससे डिस्करेज करना है, दूसरा एग्जिस्टिंग पैसे को बाहर निकालना है, तो लोगों को सेविंग के लिए इनकरेज करना है। अगर लोग एफडी खुलवा लें या कुछ भी करवा लें, पैसा इकोनॉमी से निकल गया ना। अगर किसी ने लेट्स सपोज 1 साल की भी एफडी करवाई, अब 1 साल के लिए वो पैसा तो नहीं निकालेगा, बंद हो गया ना, वो पैसा खत्म हो गया, तो वो चीज अपने आप यहाँ पे हो जाती है। क्लियर है? यहाँ पे कोई भी डाउट? तो अगर महंगाई हो रही है, हाँ जी महेश जी, ये आपका डाउट है या किस सेंस में पूछना चाहते हो? यस सर, डाउट अगर डाउट है वो भी मैं इसके बाद कराता हूं। अगर देखो महंगाई हो रही है तो आपके ये जो चीज है हम बढ़ा देंगे। अगर मैं इस बार को ऊपर ले गया, लेट्स सपोज कितने का मैंने गैप दिया हुआ था, 4 का, ठीक है, यहां तक ये बार बना दी, ठीक है। अब लोन कितने परसेंट पे मिल रहे हैं? 16% पे। तो लोगों को लगेगा कि यार लोन बहुत महंगे हो गए, इसलिए हम लोन नहीं लेते, डिस्करेज हो गए लोग। पर सेविंग रेट 12% पे पहुंच गए, लोगों को लगेगा यार ये बहुत ही अच्छा मौका है, एफडी करवा लेते हैं एक्स्ट्रा पैसा। तो तुमने सारा का सारा जितना भी एक्सेस मनी था आपकी इकोनॉमी में, आपने वो सारा का सारा पैसा फ्लश आउट कर लिया, सारा निकाल लिया। अब इसका ऑपोजिट भी होता है कि लेट्स सपोज आपकी इकोनॉमी डिक्लाइन कर रही है, आपकी इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं है, ठीक है, तुम्हारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ही नहीं आ रही है। इन्फ्लेशन का उल्टा कंसेप्ट होता है डीफ्लेशन।
जब आपकी सप्लाई ज्यादा होती है उतनी डिमांड नहीं होती, ठीक है, तब आपकी उतनी डिमांड नहीं है। तो क्या होगा, किसी तरीके से अब डिमांड जनरेट करवानी है, डिमांड जनरेट करने के लिए तुम्हें लोगों को खर्चा करवाना जरूरी है, तभी तो डिमांड बढ़ेगी, खर्चा करवाना जरूरी है। तो तुम क्या करोगे, लोन्स इंकरेज करेंगे और सेविंग्स डिस्करेज करेंगे। तो इसके चलते हुए लोन्स सस्ते कर दिए, 6% पे भी अब लोन मिल रहा है, ठीक है, और सेविंग रेट 2% सेविंग रेट दे रहे हैं, तो लोगों को लगेगा यार इसका फायदा क्या हुआ, ठीक है, तो अपने आप ही लोग उसे, हाँ, लोगों को लगेगा कि पैसे सेव करने का क्या फायदा है, जो खरीदना तो वो खरीद ही ले, ठीक है। क्लियर है। अब मेज जी जो आपका डाउट था, रेपो रेट नॉर्मलाइजेशन क्या होती है। देखो जब आपका ये बोला जाता है कि रेपो रेट नॉर्मलाइजेशन की जाएगी, कई बार क्या होता है कि हम ना रेपो रेट ज्यादा नीचे ड्रॉप कर चुके होते हैं, तो हम रेपो रेट नॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि उसमें आरबीआई कहना चाहता होता है कि आने वाले कुछ टाइम पे हम रेपो रेट को 1, 2 या 3 स्टेजेस में हम रेपो रेट को धीरे धीरे उठाएंगे। कई बार क्या होता है कि हम सेविंग रेट बहुत ही नीचे गिराया हुआ है, लेट्स सपोज लोन नहीं सस्ते किए थे पर सेविंग भी बहुत नीचे गिराई हुई है, ना हम लोन देना चाहते हैं पर हम ये भी नहीं चाहते कि सेविंग हो, दोनों की प्रॉब्लम है, पर अब धीरे धीरे अब सेविंग ऊपर लेके आए, उसे कहेंगे नॉर्मलाइजेशन, ताकि इन दोनों में बैलेंस बन जाए, ठीक है। जब आपका रिवर्स रेपो रेट ऊपर उठाया जाता है उसे नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं, जब ज्यादा नीचे करके रखा हो, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें क्या होता है कि लेट्स सपोज, क्योंकि लेट्स सपोज आप चाहते हो कि लोग अपने जेब से खर्चा करते रहे, पर उसके अंदर भी क्या प्रॉब्लम आ रही है, मतलब आपने लोन का कोई इंटरेस्ट रेट रखा था, आपको इंटरेस्ट रेट लोन का लग रहा है कि ये इंटरेस्ट रेट लोन के लिए सही है, पर जैसे ही बात आती है कि सेविंग इंटरेस्ट रेट की, तो सेविंग का इंटरेस्ट रेट कम है और इन्फ्लेशन अभी भी होती जा रही है इस लोन इंटरेस्ट रेट पे भी, तो आप सेविंग बढ़ाना चाहते हो तो धीरे धीरे उसे ऊपर उठा के लाओगे, इसे नहीं हिलाओगे, उसका नॉर्मलाइजेशन जो आपने बार एक्सपैंड कर दी थी उसे वापस ले, ठीक है, उसे कहते हैं नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस। हाँ जी, जब खर्च करते हैं, ठीक है, पर हद से ज्यादा खर्च भी नहीं। सी अब जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसका एक्चुअली आंसर है कि लोगों की सेविंग भी जरूरी है, लोगों का खर्चा भी जरूरी है। सेविंग क्यों चाहिए, सेविंग से भी ज्यादा आप वो देखो, एक मैं सेविंग का एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं कि आरबीआई क्यों सेविंग चाहता है तुमसे। एक याद है कुछ साल पहले एक स्कीम लॉन्च की थी सरकार ने, जनधन अकाउंट गरीबों के लिए, जहां पे मैक्सिमम बैलेंस ही 1 लाख रुपए हो सकता है। वो पुअर हाउस होल्ड्स के लिए वो चीज लॉन्च की थी, जनधन अकाउंट, जहां पे मैक्सिमम बैलेंस ही 1 लाख रुपए हो सकता है, क्योंकि उन्हें पता है उससे ज्यादा शायद वो सेव ही ना कर पाए, अगर वो कर पा रहे हैं तो उनका बैंक अकाउंट कन्वर्ट हो जाएगा और वो लाख से भी ज्यादा सेव कर पाएंगे। पर बात क्या है कि हम चाहते हैं चाहे वो महीने के 10-50 रुपए भी बचा रहे हैं वो बचाए, हमारे बैंक अकाउंट्स में डाल दें। देखो बैंकिंग सिस्टम क्या रोल प्ले करता है, बैंकिंग सिस्टम ना फाइनेंसिस को मोबिलाइज करवाता है। मेरे पास 1000 रुपए पड़े हैं पर आइडल पड़े हैं ना, खाली पड़े हैं, तुम्हारे पास भी 1000 पड़े हो सकते हैं, किसी के पास क्या कहते हैं 150 पड़े हो सकते हैं, किसी के पास लाख रुपए पड़ा हो सकता है, किसी के पास 5000, अलग अलग फालतू के जितने भी फंड हैं उन्हें मोबिलाइज करवाने का काम करते हैं, ताकि जिसके पास जितना खाली पड़ा है अगर वो बैंक्स में जमा करवा के छोड़ देगा, बैंक में तो वो सारा पूल बन के 1 लाख करोड़ लेट्स सपोज बन गया, बैंक क्या करेंगे उससे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स, ऐसे जो चीजें लेट्स सपोज ब्रिजेस बनाने हैं, रेलवे ट्रैक्स बनाने हैं, वहां पे वो लोन दे पाएंगे। तो इंडिया की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि हमारे बैंक्स स्ट्रांग हो, बैंक्स तभी स्ट्रांग होते हैं जब लोग सेव करते हैं, ठीक है, पर वो फंडिंग अब सिर्फ वहां तक जा रही है जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, नॉर्मल जो हमारी चीजें हैं वो तो तभी ग्रो करेंगी ना जब तुम खर्चा करोगे, मतलब अब बैंक ये तो नहीं फंड करेंगे कि कोका कोला फ्री में बांटी जाए, ठीक है, वो तो कंपनी ही बंद हो जाएंगी, वहां पे अगर तुम नहीं खर्चा करोगे तो वो चीजें अपने आप, वैसे ही रेस्टोरेंट्स हो गए, कुछ भी हो गया,
वो जब तक तुम वहां जाके खाना नहीं खाओगे, वो रेस्टोरेंट तो बंद ही हो जाएगा जहां पे कोई खाना नहीं खा रहा। तो इसी चीज के चलते हुए ये सारी चीजें बनाई गई। ठीक है, तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे सेविंग रेट बोला जाता है कि जिस कंट्री का 30-35% सेविंग रेट होता है, ठीक है, कि मतलब हम 100 रुपए कमा रहे हैं तो 35% के करीब अगर आपका पूरा देश 35% के करीब बचा रहा है, वो बहुत पैसा है इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने के। बाकी पैसा खर्च करना है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप खर्चा नहीं करोगे, जैसे इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए बहुत जरूरी होता है कि लोग खर्चा करें। जैसे कोविड के बाद गवर्नमेंट को यही बेनिफिट रहा कि लोगों ने ना कोविड की वेव्स के बाद खर्चा करना बढ़ा दिया। बंद रहे तो जैसी चीजें खुली, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ट्रैवल करना, हर चीज बढ़ा दी। तो जो सेक्टर, और कईयों ने घर बनाने थे, कुछ भी करना था, वो जो खर्चा किया उससे वो इकोनॉमी रिवाइव कर गई। नहीं तो अपने आप में इकोनॉमी को रिवाइव करने बहुत मुश्किल हो जाता है। लोगों की स्पेंडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार तो कभी उतना खर्चा कर ही नहीं सकती जितना लोग खर्चा करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के रिगार्डिंग ये सब कुछ लिखा है। रेपो रेट वही मॉनेटरी अथॉरिटीज कंट्रोल इन्फ्लेशन उसके लिए यूज करती है, वही जो मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, तो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे लाइनों के तौर पर समझाई हैं। फिर रेपो रेट अपने आप में क्या होता है वो भी समझाया है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है उसका भी पूरे डिटेल में नोट्स यहाँ पे दे दिए। क्लियर है? सेकेंड आपका जो करंट अफेयर है वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID। अपनी कॉमन लाइफ में RFID कहां यूज करते हो? गाड़ी में? कहां पे? गाड़ी में तो यूज करते हो, पर रेडियो के तौर पे नहीं। आखिरी बार ये टोल कब क्रॉस किया? फास्टैग क्या है? फास्टैग वो जो चीज है ना, फास्टैग जैसी चीजों को ही RFID कहते हैं। वो RFID टैग है, हमने उसे बस नाम दे दिया फास्टैग। वैसे ही और भी टैग्स होते हैं RFID होते क्या हैं? ये दो टाइप के टैग्स हो सकते हैं। ये ना ऐसी चीज, ऐसे टैग्स होते हैं जिनके अंदर कोई चिप लगी होगी। इस चिप के अंदर ना इंफॉर्मेशन होती है, इस चिप के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो होता क्या है, जैसे ही तुम किसी स्कैनर के अंडर आओगे, देखो दो तरीके होते हैं। एक RFID टैग ऐसे भी होते हैं जिनकी अपनी खुद की बैटरी से कनेक्टेड होते हैं। जो RFID टैग बैटरी से कनेक्टेड होगा वो लगातार अपनी इंफॉर्मेशन खुद ही आसपास ब्रॉडकास्ट करता रहेगा। जैसे क्या होता है कि कई बारी जो व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स को, जैसे आपकी गवर्नमेंट बसेस होगी या कोई भी, आजकल तो टैक्सीज, ये सब कुछ भी, इनकी लोकेशन लगातार ट्रैक की जाती है कि जा कहां रहे हैं। वहां पे ऐसे जो RFID टैग्स होते हैं ना, उन्हें बैटरी के साथ जोड़ दिया जाता है। वो फिर अपनी लोकेशन लगातार सेंड करते रहते हैं कि ये चीज कहां जा रही है। उन्हें, जिनके साथ अपना बैटरी सोर्स, जिनके साथ अपनी खुद की पावर होती है, ऐसे RFID टैग्स को कहते हैं कि ये एक्टिव है। जो फास्ट टैग जैसे RFID टैग्स होते हैं उसके साथ कोई बैटरी का कनेक्शन तो है नहीं, उन टैग्स को कहते हैं पैसिव। इन पैसिव टैग्स को क्या चाहिए होता है? पैसिव टैग्स को ये जो ऊपर, जैसे ही आप जैसे टोल पे क्रॉस करते हो ना, टॉप पे ऊपर एक सेंसर लगा होता है। वो सेंसर क्या कर रहा होता है? वो सेंसर ना एनर्जी भेज रहा होता है, वो वहां से चार्ज छोड़ रहा होता है। वो चार्ज जैसे ही आपके RFID टैग के ऊपर गिरेगा, आपका RFID टैग इंफॉर्मेशन छोड़ना शुरू कर देगा। वो इंफॉर्मेशन छोड़ना शुरू करेगा, वो इंफॉर्मेशन पकड़ के ले लेता है। तो उसी के थ्रू जब आपकी कार आती है, वो अपनी लगातार चार्ज छोड़ता जा रहा है। आपकी कार आई, आपके फास्टैग जो RFID टैग था उसने इंफॉर्मेशन दी, बैंक अकाउंट बैलेंस है या नहीं है, सब कुछ कंफर्म हुआ, अपने आप वो चीज खुल गई। तो आपके उस टैग ने, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन रिलीज कर दी कि ये टैग किस बैंक अकाउंट से जुड़ा है, ठीक है, और इस गाड़ी का नंबर क्या है, दोनों चीजें उसने रिलीज कर दी और उसके थ्रू ये चीज हो जाती है। ठीक है, तो RFID टैग्स इसी चीज के लिए होते हैं। RFID टैग्स तुम किसी भी चीज में यूज कर सकते हो। पैसे के अंदर भी जोड़े जा सकते हैं, क्लोथिंग, किसी जानवर के अंदर भी डाले जा सकते हैं।
जैसे हम कई बार शेर शूर इन सबको ट्रैक करते होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर एक्टिव टैग भी घुसा देते हैं छोटी सी बैटरी के साथ, या पैसिव टैग बॉडी के अंदर डाला हुआ है, जगह जगह पे जंगल में स्कैनर लगा देते हैं, जब भी वो उस एरिया से निकलेंगे हमें पता चल जाता है ये आखिरी बारी यहाँ पे देखा गया, क्योंकि उस स्कैनर ने उसकी इंफॉर्मेशन पकड़ ली। ठीक है, इस तरीके से ये घूमते रहते हैं। क्लियर है? तो ये RFID टैग्स आपके इस तरीके से काम कर रहे हैं। अब जैसे ना आजकल एक और भी टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट में है कि हमारे हाथ का जो सबसे यूजलेस हिस्सा देखा गया वो है ये बीच वाला। इसका अपने आप में तो कोई यूज नहीं है ना, इसे करते तो कुछ भी नहीं हो। ठीक है, ये दोनों के बस ग्रैब करने में काम आ रहा है, कोई भी चीज को उठाना है, पकड़ना है, पर अपने आप में तो ये हिस्सा फालतू है। ये कई कंपनीज ना, एक स्टार्टअप है वो क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि लोगों के यहाँ पे RFID टैग घुसा दिया जाए। उससे क्या है कि इसके बाद तुम्हें कार्ड कूड कहीं पे भी कुछ भी उठाने की जरूरत नहीं, तुम्हारी कार्ड की चिप यही होगी, तो जाके तुमने ऊपर ऐसे टैप किया तुम्हारी पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो हैंड्स फ्री अगले लेवल के, मतलब कुछ भी उठाने की भी जरूरत नहीं, धीरे धीरे अब उस चीज की तरफ बस ऐसे किया और पेमेंट अपने आप हो जाए करेगी। तो ये भी एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं क्योंकि ये टेक्नोलॉजी, ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं। ठीक है, और इनके यूजेस बढ़ते जा रहे हैं इस तरीके से। क्लियर है? तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर।